Good morning, dear students. Today we shall discuss the effects of the World War One on Europe and particularly on Germany. कि प्रथम वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसका यूरोप पर और विशेषकर जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसका बड़ा भयानक असर, बहुत भयानक असर पड़ा, डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पर। पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वे इस वर्ल्ड वार वन में बर्बाद हो गए थे। फ्रॉम क्रेडिटर्स दे बिकेम डेब्टर्स। पहले वे दूसरे कंट्रीज को लोन देते थे, कर्जा देते थे। अब वे खुद दूसरे देशों से कर्जा लेने लगे, लोन लेने लगे। वे फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गए थे, कंगाल हो गए थे। जर्मनी के अंदर जो वेइमार रिपब्लिक था, जो वर्ल्ड वार वन के बाद जो वेइमार रिपब्लिक आया जर्मनी के अंदर, उसको पूरा वार लॉस, जो डैमेज है, उसको चुकाना था। वेइमार रिपब्लिक के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। वेइमार रिपब्लिक वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू पे द वार डैमेज, वार रिपेटेशन इन गोल्ड। उसको सोने के अंदर, गोल्ड के अंदर पूरा लोन चुकाना था। तो इससे जर्मनी फाइनेंशियली वीक हो गया। साथ में जो सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे, जो वेइमार रिपब्लिक के जो सपोर्टर थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, उनको पर अटैक किया गया। कंजर्वेटिव्स ने उन पर अटैक किया और उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनको नवंबर क्रिमिनल के नाम से पुकारा जाने लगा। सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स को, जो वेइमार रिपब्लिक के सपोर्टर थे, उनको नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारा जाने लगा। उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा। दूसरा, अब आते हैं हम जो सोसाइटी पे क्या असर पड़ा वर्ल्ड वार वन का। सोल्जर्स जो थे, अब सिविलियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस सोल्जर्स को दी जाने लगी। जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, दे वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस, सोल्जर्स वर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। सेकेंड, जो पॉलिटिशियंस, जो नेता, उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि आदमी को एग्रेसिव, आक्रामक और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पॉलिटिशियंस वांटेड मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, कि वे हट्टे कट्टे हों। नेता लोग, पॉलिटिशियंस चाहते थे जो मैन है वे स्ट्रॉन्ग और जो है मैस्कुलिन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन और साथ में क्या होनी चाहिए, एग्रेसिव, आक्रामक, अटैकर्स, प्रीडेटर्स, ताकि दूसरे देशों को जीतने के लिए जो है मनुष्य को, जो मैन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके बाद क्या है, एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा, कि वार प्रोपेगेंडा किया गया, आक्रामक युद्ध प्रचार किया गया। जो लेकिन एक्चुअल में जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो बहुत दयनीय जीवन बिता रहे थे। लड़ाइयाँ सुरंगों से ले जा रही थी, फॉट ऑन इन ट्रेंचेज। वहाँ पर जो सैनिक जो है बड़ी मुश्किल से, दयनीय हालत में, मिजरेबल लाइफ जी रहे थे। जो लड़ाइयाँ जो लड़ी जा रही थी वर्ल्ड वार वन के दौरान, उस समय सैनिक जो थे, दे वर लीडिंग ए वेरी रिच लाइफ, बहुत दुखी जीवन जी रहे थे। अब अगला हमारा आता है जो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था जर्मनी में? सबसे पहले तो जिस समय वेइमार रिपब्लिक बना था, ठीक उसी समय जर्मनी के अंदर स्पार्टिस्ट लीग का जो है एक, उन्होंने क्या किया था, अपराइजिंग की थी। स्पार्टिस्ट लीग ने जर्मनी में अपराइजिंग की थी। ये लोग जो है स्पार्टिस्ट लीग चाहती थी जर्मनी में भी सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट बन जाए। जैसे बोल्शेविक गवर्नमेंट बनी थी रशिया में, ठीक वैसी गवर्नमेंट जर्मनी में स्पार्टिस्ट लीग बनाना चाह रही थी। और जो क्या करते थे, जो अब सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट और कैथोलिक, उन्होंने इस रिवोल्ट को, स्पार्टिस्ट लीग की रिवोल्ट को फर्स्ट वर्ल्ड वार के वेटरन्स की सहायता से कुचल दिया गया। सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, जो वेइमार रिपब्लिक के सपोर्टर थे, उन्होंने जो स्पार्टिस्ट लीग थी, जो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी जर्मनी में, इस लीग को कुचल दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार वेटरन्स की सहायता से। इसीलिए, और इन फर्स्ट वर्ल्ड वार वेटरन्स को कहा गया फ्री कॉर्प्स। अब बच्चे थोड़ा आगे चलते हैं। और अब द नेक्स्ट जो होता है, अब नेक्स्ट जो हमारा है, फाइनेंशियल क्या क्या जर्मनी को फेस करना पड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस। जर्मनी ने जो लड़ाई लड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की, वो लोन लेकर लड़ी थी।
लोन के द्वारा पैसे लिए थे, कर्जा लिया दूसरे देशों से, इस लोन को जर्मनी को गोल्ड के रूप में चुकाना था। इससे क्या हुआ, जर्मनी का जो गोल्ड रिजर्व है वो कम हो गया। जब जब जर्मनी का गोल्ड रिजर्व कम हो गया तो उसके जो और रिसोर्सेज हैं उन पर भी असर पड़ा, और उस बाद में जर्मनी ने गोल्ड रिजर्व था जो जर्मनी ने जो है गोल्ड देने से मना कर दिया। तो जो जर्मनी की जो एक फर्टाइल एरिया था रूhr वैली, उस रूhr वैली को फ्रांस ने ऑक्युपाइड कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। एज ए रिजल्ट जर्मनी ने बड़ी संख्या में लार्ज स्केल पर जब नोट प्रिंट करने शुरू कर दिए, पेपर मनी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। जब लार्ज स्केल पर पेपर प्रिंट हुए, जब लार्ज स्केल पर मनी प्रिंट हुई, तो क्या हुआ, इससे कि जर्मन जो मार्क था, जो जर्मन करेंसी थी, उसकी वैल्यू कम हो गई। जर्मन वैल्यू जो मार्क की जो वैल्यू कम हुई, जर्मन मनी की वैल्यू कम हुई, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, महंगाई हो गई, प्राइस राइज हो गई, इंक्रीज हो गई, और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। लोगों की जेब में बहुत ज़्यादा पैसा है जो है, और लेकिन जो चीज़ की वैल्यू गिर जो है, पैसों की नोट की वैल्यू गिर रही है। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया। जर्मनी को हेल्प करने के लिए फिर आगे आया अमेरिका। डेव्स प्लान, DAWES, डेव्स प्लान की सहायता से जर्मनी को उसने उबारा। बच्चों अब आगे चलते हैं थोड़ा। 1923 से लेकर 1928 तक जर्मनी में सब कुछ ठीक रहा। अमेरिका की हेल्प हुई, जर्मनी कुछ क्राइसिस से बाहर आया। फिर 1929 में क्या हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, यानी सभी चीज़ों की वर्ल्ड वाइड संसार में चीज़ों की कीमतें कम हो गई। तो किसान जो है वर्स्ट हिट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसके प्राइस कम हो गए, इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं उनके प्राइस कम हो गए। तो जो भी प्रोड्यूसर थे उनकी जो जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था उनको उनकी वैल्यू नहीं मिल रही थी। और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो USA में जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है न्यूयॉर्क के अंदर, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, उसकी जो वैल्यू है, जो शेयर है उनकी वैल्यू गिर गई। तो क्रैश होने से, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होने के साथ ही जो है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हो गया। तो जर्मनी पर भी इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। जर्मनी की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गई। जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है दैट वाज रिड्यूस्ड, और सब जर्मनी जो है वो वर्स्ट हिट बाय दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मनी जो है इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ, और उसकी जो जर्मनी की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 40% तक लेवल तक कम हो गई थी 1929 तक। वर्कर्स जो है जो लॉस होने लगा, गुड्स का वैल्यू गिरने लगी, प्रोडक्शन सरप्लस होने लगा, तो जो वर्कर्स थे उनकी नौकरी चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोग जो है बेकार हो गए। साथ में जो है अब जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल लाइफ कंडीशंस, हर तरह से जर्मनी में माहौल ख़राब हो रहा था। फिर एक और साथ में कि वेइमार रिपब्लिक जो था उस समय, उसके साथ और भी कुछ इनहेरेंट वीकनेस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उसकी बिगिनिंग से शुरू थी। सबसे पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कई सारी पार्टी मिलकर जर्मनी में कई सारी पार्टी मिलकर सरकार बना रही थी, तो वहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट थी। कोएलिशन गवर्नमेंट की वजह से क्या था, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं थी। दूसरा था, एक और प्रॉब्लम थी मिस यूज ऑफ आर्टिकल 48। प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 48 की सहायता से कभी भी जर्मनी में इमरजेंसी लगा सकता था, वहाँ पर जो है और लोगों के जो सिविल राइट है उनको जो है सस्पेंड कर सकता था, और जो रूल बाय डिक्री के द्वारा शासन कर सकता था। इससे वहाँ पर क्या था, गवर्नमेंट लगातार चेंज हो रही थी, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। तो ये सब जो है जर्मनी की प्रॉब्लम्स थी उस समय की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।